दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आपका स्वागत है अंश विदायस में। आज हम बात करने होराइजन ऑफ द यूनिवर्सल चैप्टर नंबर फर्स्ट। हमारा इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी के बारे में। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने एरेटोस्थेनीज, हिस्टोरस, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। आपको वो चाहते भी देखनी चाहिए। और जो हमारे ये पूरा बैच है, ये GS प्री प्लस मेंस था, मतलब इसमें मेंस से भी टॉपिक कवर करवाऊंगा मैं। प्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं उनको भी साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। होराइजन ऑफ द यूनिवर्सल्स, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सल तो समझेंगे। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे यूनिवर्सल के बारे में, कैसे शुरुआत में जाना लोग बाद में। तो ग्रीक साम्राज्य था। ग्रीक सिविलाइजेशन इज कॉल्ड। तो उन्होंने क्या करा भाई, दो डिफरेंट व्यूज़ है फिलोसफर की तरफ से। वहाँ के जो फिलोसफर थे वो दो डिफरेंट व्यूज़ दिए। पहला दिया भाई जियोसेंट्रिक व्यू, टॉलमी ने, और दूसरा दिया हेलियोसेंट्रिक व्यू। जियोसेंट्रिक व्यू हमें ये बताता है कि भाई अर्थ सेंटर में है और गिवन बाय द इट इज़ द टॉलमी। और वही हेलियोसेंट्रिक व्यू क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू सेंटर इज द सन, इज द सेंटर, इज द यूनिवर्सल इन द रिवॉल्व्स इन द अराउंड इट। मतलब जो भी है, सन ना सेंटर में है और जो भी ग्रह है उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। और वही जियोसेंट्रिक बोलता है अर्थ सेंटर में है और उसके आसपास ग्रह रिवॉल्व कर रहे हैं। इस्टार न्यूटन ने अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स थी। इस कारण हमें इसे पता लगता है। नेक्स्ट, जैसे ये हीलियोसेंट्रिक व्यू है, हीलियोसेंट्रिक व्यू बीच में सन है, इसके ऑर्बिट है, ऑर्बिट में अलग अलग प्लैनेट अपने इपिटिकल पार्ट पे। ऐसे तो जियोसेंट्रिक में बीच में अर्थ था और उसके आसपास सारे ग्रह रिवॉल्व करते थे। इस कॉल्ड भी सन भी। अब बात करते हैं बिग बैंग की। बिग बैंग हमारी थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है। ये पूछी नहीं जाती, मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है यूनिवर्सल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बिग बैंग थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी इवन हब्बल ने बोला भाई ये थ्योरी, दिस इज द थ्योरी। अब इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हो चुकी है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। अब मैं बोलूँ सिंगल पॉइंट में पूरा ब्रह्मांड लिया है और उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब डेंसिटी एंड टेम्परेचर बढ़े तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। जब वॉल्यूम जीरो होगा तो क्या होगा, बूम, फट जाएगा। इसको भी सेम यही हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा और डेंसिटी बढ़ी। पूरा यूनिवर्सल एक जगह आ जाएगा तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी बढ़ेगी और फिर वॉल्यूम जो होगा फट जाएगा। मैं कहूँ कि अगर 30 जो एक क्लास में 30 बच्चे बैठते तो उसमें मैं 100 बिठाऊँगा तो क्या हुआ, डेंसिटी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, क्लास में लड़ाई हुई यार, सुनाई नहीं देगा। सेम इन्होंने ऐसे था 13 लाख बिलियन स्टार्ट द जीरो सिंगुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ। इनफाइनाइट टेम्परेचर, मास एंड वॉल्यूम जीरो था। देयर इज द डेंसिटी इनफाइनिटी, दस इज द यूनिवर्सल्स द रीजंस डूइंग द सिंगल पॉइंट एंड पॉइंट इज द अपेयर। Now where the explosion unknown, the Big Bang, this is the single point, and the explosion was the rapid during the inter-second, मतलब 3 सेकंड में क्या हुआ, एक ऑटम फ्यूज हुआ। इवन हब्बल ने कहा, ये भी कहा कि भाई जो थी केल्विन, जो टेम्परेचर था वो कितना पहुंचा, 4,500 केल्विन का टेम्परेचर पहुंच गया। जब टेम्परेचर इधर तक पहुंच गया तो वॉल्यूम ये सब जीरो हुआ। तो राइज क्या हुआ, एक एटम राइज हुआ। और जब एटम राइज हुआ तो वो क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। एटम राइज हुआ तो क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। जब वो ब्लास्ट हुआ तो वो छोटे छोटे वो इतने छोटे जो भी निकला उससे क्या बना, प्लैनेट बन गया, स्टार बन गया। सेम यही तो हुआ। अगर मैं बोलूँ एक लड्डू लो, उसके अंदर, या मैं बोलूँ बम ले लो, बम के अंदर माचिस रख दो और फिर जलाओ, तो बम जब फटेगा भूम, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर दोनों बराबर है। भम जब फटेगा तो क्या होगा, छोटे छोटे चिथड़े उड़ाएगा। सेम ऐसी ही हमारी यूनिवर्सल का भी जन्म हुआ है। द यूनिवर्सल हैज़ बीन द स्पेंडिंग द 13 बिलियन ईयर्स अगो
expanding the 13 billion years ago, and the present scientists believe that is the undiscovered phenomena in the dark energy. डार्क एनर्जी का मतलब है इस थोड़ा सा यूनिवर्सल क्या कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था भाई, यूनिवर्सल भी ना एक्सपेंड कर रहा था, एक्सपेंड एक्सपेंड कर रहा था, यूनिवर्सल भी क्या कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था, मतलब बढ़ रहा था। अब अदर साइंटिस्ट ने बोला भाई सो तुम दिखाओ वेट, तो क्या बोलते हैं, एविडेंस क्या है, एविडेंस। जब यूनिवर्सल एक्सपेंड कर रहा है तो भाई उसके कुछ न कुछ तो एविडेंस होगी। तो इन्होंने कहा कि एक्सपेंड कर रहा है तो इट टेक अ बलून, और बलून में छोटे 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 वो क्या कर दो, बलून फैलाओ, बलून फैलाओगे वो छोटे छोटे जो पास में सर्कल होंगे वो दूर होने लगेंगे, और जब वो दूर होने लगेंगे जो बलून के जो सर्कल होंगे वो भी दूर होने लगेंगे, मतलब जो बलून के अंदर भी सर्कल है वो भी दूर होने लगेंगे। क्या होगा, उससे यूनिवर्सल भी धीरे धीरे क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा, यूनिवर्सल भी धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा। जैसे मैं बोलूँ ये रचित, देखो ये वाला जो था यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल था, ये से हम डार्क एज देते हैं, डी एच डार्क एज, और मॉडर्न में हमारा यूनिवर्सल ऐसा है, दिस इज द मॉडर्न यूनिवर्सल। तो एक जगह पे एक्सपेंड हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम जीरो हो गया, इनफाइनाइट टेम्परेचर वॉल्यूम जीरो, तो राइज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जीरो है तो जब फटा तो धीरे धीरे वो साइकिल्स बने और उसमें गैलेक्सी बनी, कुछ स्टार बने, कुछ प्लैनेट बने, इवॉल्व हुए लगातार। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी क्या है, जाइंट फैमिली ऑफ द मिलियन ऑफ स्टार्स, जिसमें डस्ट गैसेस ऑफ अदर स्टार्स और इन द सोलर सिस्टम में पाई जाती है। सोलर सिस्टम के सोलर सिस्टम से बाहर आते हैं गैलेक्सी, सोलर सिस्टम गैलेक्सी के अंदर आता है, सो इस गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम आता है। ऑल दीज गैलेक्सीज आर द हेल्ड टुगेदर ग्रेविटेशन फोर्स, जितनी भी गैलेक्सी उन्होंने क्या अपना ग्रेविटेशन फोर्स हेल्ड कर रखा है विद इन द गैलेक्सीज। अनकाउंटेबल गैलेक्सीज इन द यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में क्या अनकाउंटेबल गैलेक्सीज 100 बिलियन ईयर्स, 100 बिलियन गैलेक्सीज के आसपास है। जनरली गैलेक्सी दे आर थ्री टाइप्स होती है, एपिटिकल होती है, सर्फिल होती है और इनडेबुलर होती है। मैं इसमें बता दूंगा एपिटिकल एंड सर्फिल। सर्फिल इज द मिडिल एज ऑफ गैलेक्सी और एपिटिकल इन द ओल्ड एज ऑफ गैलेक्सी। सर्फिल गैलेक्सी तो हम गैलेक्सी है जैसे हम मिल्की वे थे हमारी जो अवर गैलेक्सी हुई। एपिटिकल इज द मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट होती है, इसे हम ओल्ड गैलेक्सी कहते हैं। समटाइम्स ऑफ नाइदर द सर्फिल एंड नाइदर द एपिटिकल दे हैव इन रेगुलर गैलेक्सी दे आर द साइज। इन रेगुलर गैलेक्सी से क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गैलेक्सी से, तो इन बर्थ ऑफ सन का, बर्थ ऑफ स्टार मतलब बर्थ ऑफ स्टार का जन्म कहाँ होता है, तो वो इन रेगुलर गैलेक्सी में होता है। ये रहा, ये यहाँ से यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। जैसे हमारी ये दिस इज अ सर्फिल, ये डिस्क शेप में होती है, डिस्क शेप, डिस्क शेप में होती है गैलेक्सी। ये गैलेक्सी डिस्क शेप में होती है, इसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं, इसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। इसके बाद हम इसे दूध मेखला भी कहते हैं। ये सारे नाम यूपीएससी ने यूज कर रखे हैं। अब बात करें फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। स्टार का फॉर्मेशन होता कैसे है, स्टार का फॉर्मेशन होता है जैसे द ग्रोइंग द बॉल इज द डस्ट एंड द ग्रेविटी। मैं बोलूँ जीवन, आपने जीवन सुना होगा, G2 ग्रेविटेशन फॉर 1, ग्रेविटेशन फोर्स 2, इन सब के बारे में जानते होगे, साइंस पढ़ी होगी। तो हीलियम एंड हाइड्रोजन कंपोस्ट, हीलियम गैस क्या होती है, जब हमारा यूनिवर्सल है, जो हम मेसो थर्मोस्फेयर से बाहर जाते हैं तो हमारा जो हमारा यूनिवर्सल आता है, तो इसमें दे आर टू टाइप्स ऑफ गैसेज है, हीलियम एंड हाइड्रो। हीलियम एंड हाइड्रो कन्वर्ट हो जाती है हीलियम में, हाइड्रो कन्वर्ट टू हीलियम में। जब हाइड्रो कन्वर्ट टू हीलियम में होगा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, तो वहाँ पे क्या होगा, डस्ट, फिर वो रोटेट करेंगे, फिर रोटेट करेंगे तो नेबुला का निर्माण होगा, और जब नेबुला बनेगा तो नेबुला बनने के बाद कोर ऑफ नेबुला बनेगा जिसमें हमारे स्टार का जन्म होता है, और इसका टेम्परेचर 1.5 केल्विन करोड़ के आसपास होता है।
फिर हमारा जो स्टार है वो रेड जाइंट बनेगा, वाइट जाइंट से रेड जाइंट बनेगा, रेड जाइंट से फिर सुपरनोवा, सुपरनोवा ब्लैक होल, धीरे धीरे वो क्या कन्वर्ट होता रहेगा। सेम इसमें भी यही डेफिनेशन है। एंड द मास, द टेम्परेचर, द कलर एंड द हाइड्रो डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर, दी इज द स्टार, द हॉटेस्ट स्टार, द ब्लू एंड द कोल्डेस्ट स्टार। यह लिखा, बी ऑलरेडी नोन एज द हीलियम कन्वर्ट द हाइड्रो, हीलियम कन्वर्ट टू द हाइड्रो ऑलरेडी the stars towards their heat, the helium gets to the convert, the hydro convert to helium. Helium sneak the star in core and rising and temperature, the hot inner core and the temperature, the surrounding the gases in the result in the outer core hot in the expanding the stars and colors to form in the red gianted. What's happened, the stars in the now depend on mass, जो भी स्टार का मास होता है डिपेंड होता है उनके मास पे। when when the stars has a lower mass around the earth in the white dwarf convert this to the nuclear fission में, the energy produced the inside the core generally the stops, the core stunts the understanding of black and white dwarf star, white dwarf stop करता है लाइट इन, कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक ड्वार्फ में। वो जब वो ब्लैक क्राफ्ट में कन्वर्ट होगा, ब्लैक क्राफ्ट किस में कन्वर्ट होगा, ब्लैक होल में। किस में होगा, ब्लैक होल में। और मैं इसमें यही लिखा, मैं आगे फोटो से पढ़ाता हूँ आपको, फोटो से समझा देता हूँ। ये तो नेबुला है, नेबुला में क्या हुआ, दो गैसेस बनी, हीलियम एंड हाइड्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कन्वर्ट किस में हुई, हीलियम में हुई। जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुई तो क्या हुआ, रोटेट करने लगा, रोटेटिंग गति धीरे हुई, रोटेशन हुआ। जब रोटेशन हुआ तो कोर ऑफ नेबुला बना, कोर का निर्माण हुआ तो डस्ट क्लाउड्स बने। जब कोर ऑफ नेबुला बना तो टेम्परेचर कितना पूछा, 1.5 लाख करोड़ केल्विन, जब 1.5 लाख करोड़ केल्विन टेम्परेचर बोला, वो किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोटोस्टार में। शुरुआती स्टेज होती प्रोटोस्टार, वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोटोस्टार में। अब प्रोटोस्टार किसमें कन्वर्ट हुआ, ड्रॉन ड्राफ्ट में। ड्रॉन ड्राफ्ट इसमें कन्वर्ट हुआ, सब्सटेंस ऑफ स्टार, मेन सब्सटेंस जो भी होते हैं स्टार से उसमें कन्वर्ट होते हैं। फिर वो मेन सब्सटेंस और स्टार्स में कन्वर्ट हुआ रेड जाइंट में, रेड जाइंट में कन्वर्ट हुआ वाइट ड्राफ्ट में। जब रेड जाइंट बूढ़ा हो जाता है तो वो वाइट ड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाइट ड्राफ्ट ब्लैक ड्राफ्ट में कन्वर्ट होते, फिर वो सुपरनोवा में कन्वर्ट होता है, और सुपरनोवा न्यूटोनियन स्टार कन्वर्ट होता है। जब वो न्यूटोनियन स्टार में कन्वर्ट होगा तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लैक होल क्या कर देगा, डोंट लाइट नहीं आने देगा और हीट नहीं जाने देगा, दोनों ही नहीं पास होने देगा। अब सोलर सिस्टम की बात करते हैं, द सोलर सिस्टम ऑफ द अर्थ। सोलर सिस्टम में होता है क्या भाई, आपको पता है, द प्लानिटरी सिस्टम होते हैं, द हॉटेस्ट स्टार, द एवरीथिंग द रिवॉल्विंग अराउंड इट सन। जो भी स्टार्स होते हैं, जो भी प्लैनेट हो, वो किसके आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सन के आसपास रिवॉल्व कर रहते हैं। आवर प्लानिटरी सिस्टम इज कॉल्ड अ सोलर सिस्टम, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मैंने बोला सारे सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। इट इज़ द कंसेंट एंड द एवरीथिंग इन द ऑर्बिट, द जुपिटर एंड द मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फिर इसमें ड्रॉप प्लैनेट सच एज द प्लूटो, अदर बॉडीज इन द मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट इज द शेप बिहाइंड ऑफ द सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में क्या होता है, बाहर होते हैं। नेक्स्ट हमारा सन किससे बना हुआ है, तो हमारा सन किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस से बना हुआ है, हाइड्रो एंड हीलियम गैसेस से बना हुआ है, सन हाइड्रो एंड हीलियम गैसेस से बना हुआ है। तो सन क्या है, सेलेस्टियस बॉडीज भी है, सेलेस्टियस बॉडी है, इसके पास अपनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी है। जब काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा, वो रिवॉल्व करे। और सेलेस्टियस बॉडी अवर सोलर सिस्टम में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जो सन है वो सन सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, सन एक स्टार है, सन क्या एक स्टार है, मैंने सेलेस्टियल बॉडी बोली। द सन स्टार इज द सेलेस्टियल बॉडी द आवर सोलर सिस्टम, इट इज़ द बिलीव्ड इन द 5 बिलियन ईयर्स को, मतलब 5 बिलियन ईयर्स को से अपने सोलर सिस्टम में सन को देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे अर्थ से दूरी कितनी है, तो 13 लाख किलोमीटर दूर है सन हमारे अर्थ से।
कंपोज्ड ऑफ द मेलिनी हाइड्रोजन हीलियम। सन किससे बना है? तो सन किससे बना है, शॉर्ट नोट बनाना, तो सन किससे बना है? हाइड्रो एंड हीलियम कंपोज्ड हुआ है। ये एक स्टार है। इसमें गैसेस, इसके आसपास क्या गैसेस, गैसेस सरफेस से कवरिंग, आउटर लेयर गैसेस से कवरिंग है। डायमीटर ये अर्थ से कितना दूर है? तो 13 लाख के आसपास दूर है। टेम्परेचर क्या है? वेरियस होता है इसका टेम्परेचर, वेरियस 15 मिलियन सेल्सियस भी पहुंच सकता है। कोर ऑफ टेम्परेचर क्या है? तो 5000 ऑफ कोर ऑफ टेम्परेचर होता है ऑन द सरफेस। जैसे हमारा ये रहा सन, सन के पास क्या अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन के पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन 99% हमारे सोलर सिस्टम का पूरा हिस्सा सन के पास है, और बस 8% हमारे अदर प्लानट है। 8% में हमारे प्लानट है। प्लानट की बात करें, प्लानट होती है प्लानट क्या होते हैं? देयर ऑब्जेक्ट होते हैं ऑर्बिट अराउंड, ये एपिटिकल पार्ट पे स्टार थे, जो स्टार हमारा सन उसके आसपास घूमते रहते हैं एपिटिकल पार्ट पे। दे आर 8 प्लानट होते हैं, फास्ट ड्रॉप प्लानट होते हैं। बेस्ड ऑन पोजीशन होती है इनकी इनर इनर और आउटर कोर। इनर प्लानट में कौन कौन सा आते हैं? मर्करी, वीनस, अर्थ। इज द ऑर्बिट नियर द सन इज कॉल्ड द इनर प्लानट। इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और ये लाइकी प्लैनेट से भी नाम से जानते हैं। आउटर प्लैनेट में क्या होता है? जुपिटर, सैटर्न, इज नेपच्यून, इन्हें आउटर प्लैनेट कहते हैं, और इन्हें जेविना प्लैनेट कहते हैं। जो हमारा मार्स एंड जुपिटर है, इसके बीच में कौन सी बेल्ट पाई जाती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। और जो हमारा क्यूपर बेल्ट कहाँ पाई जाती है? क्यूपर बेल्ट हमारी कहाँ पाई जाती है? नेपच्यून और प्लूटो के बीच में, प्लूटो के बीच में क्यूपर बेल्ट पाई जाती है। प्लूटो क्यूटी हैज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जेविना प्लैनेट। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है? लाइक अर्थ होते हैं, सॉलिड सरफेस मिलेगा, पेशेंस ऑफ आयरन मिलेगा, और लाइक सन के पास होंगे। जेविना प्लैनेट क्या होता है? जुपिटर होगा, देसी सब्सटेंस होंगे, डोंट हैव द सॉलिड सरफेस, इनके पास कोई सॉलिड सरफेस अपना होगा ही नहीं। लेस डेंस होंगे, आर द गैस से बने होंगे, और अवे फ्रॉम द सन। नेक्स्ट द मर्करी की बात करें तो मर्करी नियरेस्ट सन के पास है। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट द सोलर सिस्टम, नियर द साइज एंड मास एंड मून के समान है। 88 डेज में अपना ऑर्बिट पार्ट कंप्लीट करता है, और 59 डेज में ये अपना एसेस पार्ट स्पिन करता है। इसके पास अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। मर्करी एज द रॉकी है, मतलब इसके पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। मर्करी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और ये रोड की सरफेस पे रोकी है, लाइक अर्थ जैसा है इसका भी सरफेस। सन से रिसीव द हीट एंड लाइट मिलती है इसे बहुत ज़्यादा, और डोंट हैव द सनलाइट, डोंट रिसीव द सन, क्या कहते हैं? दिस प्लैनेट डज नॉट रिसीव सनलाइट और द हीट, इट इज़ द आउटसाइड। इसके अदर साइड में सनलाइट रिसीव्ड नहीं होती है, और देयर इज द मर्करी द वेरी हॉट एंड अदर प्लैनेट्स। मर्करी इज द close the sun, the difficult is the observation, the most the hidden of the layer. He is the not the October, he is the before the sun rising in the eastern. इस ईस्टर्न स्काई या मॉर्निंग स्टार के नाम से किया जाता है, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जा सकता है। ये ईस्ट की तरफ से स्पिन करता है, ये ईस्ट टू वेस्ट भी रोटेट करता है। अब वीनस की बात करें तो वीनस इज द ब्यूटी ऑफ प्लैनेट। वीनस का मतलब क्या होता है? ब्यूटी ऑफ प्लैनेट को। तो नो सैटेलाइट, इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है, ये सन के बहुत पास है। 224 डेज इससे कंप्लीट होते हैं, और 243 डेज में अपना स्पिनिंग पाथ कंप्लीट रहता है ना। इसके पास अपना एटमॉस्फेयर है, उसमें कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत पाई जाती है। ऑक्सीजन वाटर वेपर तौर पर पाई जाती है कोल्डली, और इससे बिकॉज दे आर द टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, और इसके पास एसिड क्लाउड भी पाए जाते हैं। ये हॉटेस्ट है, ग्रीन हाउस से इफेक्टेड है। द वीनस वीनस अफेयर्स द ईस्टर्न टू बिफोर द स्काई द सनराइज
द अपेयर इन द मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डीलॉज जोन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे 2016 का क्वेश्चन जो यूपीएससी प्री ने पूछा था, प्री में आया था 2016 में। गोल्डीलॉज जोन होता क्या है? द गोल्डीलॉज जोन्स एंड द एरिया ऑफ द विद इज जस्ट अ प्लैनेट, द राइट डिस्टेंस फ्रॉम it is the home of the stars, the neither too hot is cold. Sometimes it's cold in the Goldilocks zone. This means the not a hot in the support in the water in the liquid form, just because it's the Goldilocks zone कहा जाता है। अब मैं बोलूँ जैसे सन और उस ग्रह का डिस्ट उस पर्टिकुलर जैसे अर्थ, फॉर एग्जाम्पल मैं अर्थ ले तो सन और उस ग्रह के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए जहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में हो। किसमें हो? लिक्विड फॉर्म में हो, उसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। जैसे अर्थ इज द गोल्डीलॉक्स जोन, मार्स पूर्ण रूप से हमें पता नहीं है मार्स एक गोल्डीलॉक्स जोन है नहीं है, वहाँ पे मिशन चल रहे तो उस हिसाब से हमें लगता है गोल्डीलॉक्स जोन मार्स भी आ जाता है। एक बार फिगर देख लो तो गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब होता है टू हॉट, सन के पास जितना भी हो तो बहुत ज़्यादा गर्म होगी है ना, और सन से दूर जितने भी होंगे बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे। इसके बीच में होगा वो उसे हम हैबिटेबल जोन या फिर हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ हुआ। ये बताओ कि मार्स एक गोल्डीलॉक्स जोन में आता है नहीं आता है, कमेंट में। अब अर्थ की बात करते हैं। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम लोकेटेड द 150 किलोमीटर इन द सन। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है। अपेयर द स्पेयर इज द नॉट परफेक्ट शेयर, इस अर्थ का शेयर वो शेप है नॉट परफेक्ट है। फोर्स ऑफ द रोटेशन, इसके पास अपना रोटेशन अबाउट 24 आवर होते हैं कंप्लीट निंदर, 365 दिन में अपना ऑर्बिट पार्ट कंप्लीट करता है। इसमें कौन कौन सी गैसें है? इसके पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर है, इसमें नाइट्रोजन ऑर्गन अदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जैसी गैसेस पाई जाती है। और इसके पास अपना रोती है तो माउंटेन्स पाए जाते हैं, बेलान्स पाए जाते हैं और अदर माउंटेन्स पाए। इसके पास अपने नेचुरल सैटेलाइट भी आपके पास कौन सी है? मून है। अब बात करते हैं Mars is the fourth planet in the upper light the residents gold due to the surface mineral 22 million kilometers the revolves around the sun the 68 7 point the earth मतलब 68.7 ईयर्स 68.7 ईयर्स 16 पॉइंट डेज में एक ईयर होता है, एक ईयर कंप्लीट करता है। सोच सकते हो कितना दूर है। हैज़ द इंस्टेंस द अबाउट ऑफ द सरफेस, हैज़ द इंस्टेंस एंड अबाउट ऑफ द सरफेस। एटमॉस्फेयर इज द वेरी थिन थे, ये अर्थ से जो हमारा अर्थ है ग्रह जो हमारा अर्थ है उससे मिलता जुलता एटमॉस्फेयर है मार्स का। सेम एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। क्योंकि इस पे सारी गैसें पाई जाती है जो अर्थ पे किसी व्यक्ति को जीने के लिए होती है, इसलिए एलोन मस्क यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट जुपिटर के बारे में बात करें तो जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, जेविना प्लैनेट कहते हैं। ये गैसियस प्लैनेट है, हमने पढ़ा। इसके पास अपना कोई सरफेस नहीं है, इसके पास अपना एटमॉस्फेयर तो है बस उसमें हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस ज़्यादा पाई जाती है और ये 12 साल में अपना ऑर्बिट पार कंप्लीट करता है। और इसके पास सबसे बड़ी गैलेक्सी गैनीमेड है जो लार्जेस्ट गैलेक्सी इन द अदर ईरो जुपिटर एंड रिंस है। सैटर्न, अब सैटर्न की बात करें, सैटर्न सिक्स्थ प्लैनेट है जो सन से 1.4 किलोमीटर लोकेटेड है। इसके पास अपना खुद का डज नॉट हैव सॉलिड सरफेस, इसके पास भी अपना खुद का सरफेस नहीं है। ये 10 आवर्स रोटेट करता है अराउंड और 29 ईयर्स रिवॉल्व कर रहा है। 53 सैटेलाइट्स इसके पास है और these are the ring made up of the individual moonlets and that is the orbit. यूरेनस की बात करें तो यूरेनस
सेवन सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये क्लॉक वाइज घूमता है और ये अपना 84 डेज में, मतलब 84 डेज में इसका 8 दिन कंप्लीट होता है और पार्ट ये अपना कंप्लीट करता है। 84 ईयर्स में अपना ऑर्बिट पार्ट कंप्लीट करता है और 17 दिन में इसका 8 डे पूरा होता है। आइस ग्रांट्स द मोस्ट, ये आइस से पूरा जमा हुआ है, फ्लूइड है ना। इस पे मिनरल्स, इस पे कौन सी रेसिप पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, मीथेन और यूरेनस पाई जाती है। और 13 ऑफ रिंग्स से इसे नेपच्यून, अब नेपच्यून की बात करते हैं। और 27 सैटेलाइट है यूरेनस थी क्या? 27 सैटेलाइट है। नेपच्यून नेपच्यून फर्स्ट is the planet of the sun है, लोकेटेड द 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। यूरेनस के बाद आता है और इस इतनी सिमिलरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज द compositions and the plate green is the color due to the residence होता है। और 165 ईयर्स में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। और सन 14 नॉन एज, इसके पास अपने रिंग है और सैटेलाइट भी है। 14 नॉन एज सैटेलाइट के ऊपर बेल्ट प्लूटो इंपॉर्टेंट है। क्यूपर बेल्ट मैंने बोला था नेपच्यून और प्लूटो के बीच में जो आता है वो क्यूपर बेल्ट आता है। तो क्यूपर बेल्ट 2016 में, प्लूटो को हमने ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहा? 2016 में क्या करता था? 2016 में नासा ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट करार दिया। ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया क्योंकि प्लूटो अपने ऑर्बिट पाथ पे नहीं घूमता था। इसके पास इतनी रोटेटिंग क्षमता नहीं है जो अपने साथ की छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उनको भी घुमा सके। इसलिए इसको हमने ड्रॉप प्लैनेट के रूप से, प्लैनेट की कैटेगरी से निकालते ड्रॉप प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। The Pluto is the largest dwarf planet. The 5.8 billion years ago, 24 and the Sun 16 days rotating the atmosphere. Pluto, the theme companies the नाइट्रोजन कार्बन मोनोक्साइड पाई जाती है और लार्जेस्ट विद इन द कार्बन कैरोना। प्लूटो हैज़ नो रिंग, प्लूटो के पास अपनी कोई रिंग नहीं है। क्यूपर बेल्ट इसमें पाई जाती है 13 to 15 AU के आसपास पाई जाती है। नेपच्यून के एस्ट्रोनॉमी यूनिट सन डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं यूनिट। अर्थ इज द सन एंड द 115 मिलियन ईयर्स होता है। द 100 आइस बॉल्स पाए जाते हैं इसमें। नेपच्यून ऑर्बिट होता है और ये हाँ नेपच्यूनियन ऑर्बिट होता है। सोलर सिस्टम तो फॉर्मेटिव है। दे आर 5 ड्रॉप प्लैनेट्स जो हमारे, जिसमें हमारा प्लूटो भी है, ईरेसा भी है, सेकर्स भी है और अदर प्लैनेट भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, अदर सोलर सिस्टम मेंबर, अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या पहला हमारा एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड क्या? सिमिलरली एक रॉकी ऑब्जेक्ट है, सन से पास है। द माइनर प्लैनेट है, छोटा है। द रिमाइंडर्स एंड द सोलर सिस्टम्स डिवाइडेड into the 3 categories है। इनकी 3 कैटेगरी। फर्स्ट the category comprise of the author is the asteroid the between the Mars and Jupiter belt. The secondary in the the secondary Tojas asteroid is the Tojas. These are the asteroid the orbit in the grind, the asteroid in the within the Jupiter and Mars. The third category near the Earth of the asteroid that is the orbit of the close the Vinsu, Apples, some of the near of the asteroid. अब थॉमिस्ट की बात करें, थॉमिस्ट क्या होते हैं? थॉमिस्ट एक लार्जेस्ट होते हैं और ये किससे बने होते हैं? फ्रोजन होते हैं, मतलब ये बहुत ठंडे होते हैं। मैं बताऊँ जब साल, मतलब बहुत सालों बाद ये तो ऐसा होता है जब सन के पास से थॉमिस्ट गुजरते हैं तो जो सन के सामने थॉमिस्ट गुजरते हैं तो इनका जो बर्फ, ये पानी है ना, पिघलता है तो ये राइड वर्म होते हैं, जल जाते हैं, वन हो जाते हैं वन। अब ये वन होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई उल्का पिंड फिर रहा है, उन्हें हम थॉमिस्ट कहते हैं। द मेड ऑफ द गैसियस होते हैं ये रोकी, डेट इज द सन ऑफ द ऑर्बिट जनरली द स्मॉल बट heat up of the forming the glowing the chroma the near the sun. The dance of the comist is a trail
the stage of the distance away from the sun. The Halley-Thomas that can be the 75 years. अब डिफरेंट क्या है एस्ट्रॉइड और कॉमिस्ट में? क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से, यूपीएससी ने पूछ रखा है 2006 में, 6 में। एस्ट्रॉइड है रोटी ऑब्जेक्ट है, वही कॉमिस्ट है गैसियस ऑब्जेक्ट है। हैव द इपिटिकल पार्ट, ये इन सेंट्रल ऑब्जेक्ट होता है। ऑर्बिटल पीरियड इन द 1 and 100 years is the orbit period of the 75 years in the 1 lakh years. They are small size, they are the larger size. They don't produce the till, ये प्रोड्यूस होते हैं और till भी होते हैं। नेक्स्ट मेटेरोइड, मेटेरोइड and meteoroid. Meteoroids is the rotary shaped. The range of the lines, the small, the asteroid meteoroids, the meteoroids enter the Earth, the atmosphere, the any other planet is called in the meteoroids. The properly shooting, जो हम shooting star भी कहते हैं जिन्हें, और the is called the atmosphere और is called a meteoroid भी कहलाया जाता है। Thanks for watching this video. Thanks for watching this video. Thanks for watching this video. I hope do you understand? I hope do you understand this is the first lecture, the horizon of universal. अगर डाउट हो तो कमेंट में लिखते भेजना, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे कमेंट से वगैरह। एवरीथिंग इज क्लियर एंड हमारे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्लेस करना और लाइक करना है। मैंने जैसे पढ़ाया इससे डेप्थ में कोई और नहीं पढ़ाया, तो हमें ये बोल रहे ये पूरा जीएस ज्योग्राफी करूँगा। अभी इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि मैंने आज कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया। जब मैं जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी आऊँ तब बहुत इंटरेस्टेड होगा समझ। तो ज्योग्राफी हमारा जीएस तो होगा, पूरा जीएस पेपर 1 में जो जनरल ज्योग्राफी का पार्ट है वो हम पूरा कवर कराएंगे, विद ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हम कराएंगे जीएस पेपर 1 के इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी प्लस मैपिंग प्लस फिजिकल ज्योग्राफी सारे और भी करना फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।